सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेबीज वैक्सीन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी को रेबिड डॉग या किसी कैनाइन ने बाइट कर लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जरूरी है डेथ हो जाए। अगर वहां पे उसके नर्वस सिस्टम तक वायरस पहुंच गया है तब तो बिल्कुल उसको कोई बचा नहीं सकता, ये 100% फेटल है। लेकिन जब से वैक्सीन की डिस्कवरी हुई तब से जो डेडली डिसीजेज थी वो बिल्कुल आजकल उनके अगेंस्ट हम लोगों ने सेफ वैक्सीन बना ली है और ये डिसीजेस प्रिवेंट हो सकती हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेटिंग ह्यूमंस, हम लोग एनिमल्स को भी वैक्सीनेट करते हैं, पर्टिकुलरली जिनको हम लोग डोमेस्टिकेट कर लेते हैं। तो ये एक वायरल डिसीज है और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। मतलब अगर किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगा सकते हैं, प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं। कोई डॉग के एरिया में जा रहा है, जैसे मान लो कोई वेटनरी डॉक्टर हो जिसका एक्सपोजर ज्यादा है, तो उसको पहले भी हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं, हम लोग कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर रेबीज हो गया तो वैक्सीन लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली लाइन लिख लेते हैं, इट इज 100% फेटल डिसीज। इट इज 100% फेटल डिसीज। मतलब अगर ये डिसीज हो गई, आपके न्यूरॉन्स इन्फेक्टेड हो गए और आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तो कोई भी इलाज कर लो, रिवर्स नहीं हो सकती ये डिसीज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100% फेटल होने के बाद भी 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल है एंड इज 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो देखा जाए तो एक डेडली डिसीज है जिसके अगेंस्ट हमारे पास प्रिवेंशन मौजूद है, क्योर नहीं अवेलेबल है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है तो क्योर करने की जरूरत क्या है। जहां तक रेबीज की बात है, इंडिया के सारे एरियाज में रेबीज एंडेमिक है, मतलब ये डिसीज होती है या ये वायरस थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट पहले न्यूरल टिश्यू वैक्सीन थी, जिनके जो अम्बिलिकस के किनारे 14 इंजेक्शंस लगते थे, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। अब हम लोग उनको यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग कुछ और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में, जिनको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं फिर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिख दीजिए, इफ यू आर bitten by a dog, then you need to worry only if dog is rabid, only if dog is rabid, ठीक है। मतलब वो मैड डॉग है या उसको रेबीज हो रखा है, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप डॉग को कहाँ कहाँ फॉलो करोगे, ठीक है। अगर वो पेट डॉग है, इफ डॉग इज डोमेस्टिकेटेड one, then we need to observe dog for a week, ठीक है। देखो हो सकता है वो मैड हो लेकिन उससे सिम्टम ना आया हो, तो एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अगर वो मैड दिख रहा है आपको, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया था कि उसमें एक्सेसिव सेलाइवेशन हो, बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा हो, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो, हाइड्रोफोबिक हो, तो आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर डोमेस्टिकेटेड डॉग है और आपने उसको एक हफ्ता ऑब्जर्व किया और इस एक हफ्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई, एंड इफ द डॉग dies within this week, then you need to take all doses of post exposure prophylaxis, all doses of post exposure prophylaxis। तो हम लोग ये कहते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0, 3, 7, 14 और 30, इतने दिन पे एक एक डोज वैक्सीन की हमें देनी रहती है। हम लोग कहते हैं चलो ठीक है 0-7 लगवा लो, अगर डॉग की डेथ हो जाती है तो आगे भी पूरा शेड्यूल लगवाना है। डेथ नहीं होती है तो आपको 0-7 पे रुक जाना है, मतलब फुल इम्यूनाइजेशन नहीं करना है, ठीक है।
तभी इस पॉइंट पे आएंगे। एक जनरल व्यू देना था कि जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल डॉग और दैट पर्टिकुलर एनिमल इज रैबिट। देख लेते हैं किन एनिमल से हो सकता है। एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज आर मोस्टली कैनाइंस। कैनाइंस मतलब जिनके पास कैनाइन होता है, टीथ। ज्यादातर ये कार्निवोरस होते हैं। लिख लो ब्रैकेट में कार्निवोर्स। बट अदर mammals can also transmit rabies अगर उनके अंदर ये वायरस होगा। यहाँ पे एग्जांपल बैट लिख लो। ये कहा जाता है कि अगर बैट ने आपको टच भी कर दिया है तो भी बेटर है कि वैक्सीन ले लो, मतलब इतना डेंजरस एनिमल बैट है। और कहा चाइना में इसको लोग एज ए फूड या ऐसे फ्राई करके खा लेते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि इसके अंदर का जो कोरोना वायरस था वो भी हमने डिस्कवर कर लिया, और डिस्कवर इस फॉर्म में किया कि वो हमारे अंदर डिसीज बन गई है और अब धीरे धीरे कोरोना भी एंडेमिक होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को कोरोना में कैसे अपनी सर्वाइवल देखनी है ये आगे चल के मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वैक्सीन आ जाए तब तक तो फेटल है, वैक्सीन आ जाएगा तो भी बच के रहना होगा। ठीक है, तो बैट से भी हो सकता है। कॉमन एनिमल्स क्या क्या है जिनसे अक्सर ये होता है? बैट के अलावा मंकी भी। कॉमन एनिमल्स आपके यही हैं, डॉग, कैट, वुल्फ, जैकॉल, मंकी, ठीक है, एसेट्रा। इन सारे एनिमल्स के बाइट के बाद हमें ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई मंकी है, क्या पता वो कैसा है। ठीक है, और रैबिट मंकी को जानने का तरीका तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अभी आप लोगों को लास्ट में ये भी बताएंगे कि मान लो अगर डॉग आपसे आपको बाइट करने के लिए फॉलो करता है तो आपको कैसे बचना है। पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर डॉग आपको फॉलो कर रहा है, रैबिट लग रहा है, तो भी आप डॉग से तेज भाग नहीं सकते हो। ठीक है, तो कभी भागो मत, ये बात याद रखना। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी उतनी तेज दौड़ नहीं सकता है। जब आप दौड़ोगे तो उसको साइन ऑफ, एज ए डॉग उसको साइन ऑफ एग्रेशन लेगा, और नहीं काटने वाला होगा तो भी काट लेगा। हाँ, पेड़ वगैरह पे चढ़ सकते हो क्योंकि डॉग शायद क्लाइम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो क्या क्या वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। जो दो मेन वैक्सीन हैं उसमें से एक हम लोग कहते हैं राबीपुर, दूसरा कहते हैं रेबी वैक्स। ठीक है, और एक और आजकल आ रही है जिसको हम लोग वीरो रब कहते हैं, लिख लीजिए। मॉडर्न टिश्यू कल्चर वैक्सीन आर अवेलेबल जिनके कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। मॉडर्न टिश्यू कल्चर वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल। तो ये देखा गया है कि मान लो किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस को हमें इनएक्टिवेट करना है। जब हम इम्यूनाइज करते हैं तो वीकेंड फॉर्म या किल्ड फॉर्म या प्यूरिफाइड फॉर्म किसी बैक्टीरिया या वायरस का इनोकुलेट कर लेते हैं ताकि उससे डिसीज ना हो, लेकिन बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जिससे हमें इम्यूनिटी मिल जाए उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस या ऑर्गेनिज्म से। तो जब किसी बैक्टीरिया वायरस को कई साइकिल किसी कल्चर में आप यूज कर लोगे तो उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, इम्यूनोजेनिसिटी आपकी मेंटेन रहती है। यहाँ पे जो सबसे पहली वैक्सीन है जिसको हम लोग राबीपुर कहते हैं, ठीक है, जो काफी कॉमर्शली अवेलेबल भी होती है, तो सबसे पहली आप लिख लीजिए राबीपुर। ये इंडिया में ही बन जाती है। इसको ये है प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, लिख लीजिए प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं PDEC। कई कंपनी की वैक्सीन है तो ये देख के लगाना होता है कि हम लोग किस कंपनी का लगा रहे हैं, ताकि जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डोज है वो उसी कंपनी का लगाएं। ठीक है, एक और है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जिसको रेबी वैक्स कहते हैं। रेबी वैक्स, ये ह्यूमन डिप्लॉयड
ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, HDEV। तो ये दोनों तो बहुत कॉमनली मिलती हैं। आजकल एक और है प्यूरिफाइड वेरोसेल वैक्सीन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अभय रब या वीरो रब। अभय रब ये इंडियन नाम लग रहा है, और वीरो रब ये आपका होता है प्यूरिफाइड वेरोसेल। ज्यादातर जो वैक्सीन बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं, वेरोसेल से, प्यूरिफाइड वेरो सेल वैक्सीन, PVEPR ले लिया है इन्होंने, PVRV। ठीक है, तो ये 3 वैक्सीन हमें कॉमर्शियली मिल जाती हैं, तीनों लगभग उतनी ही एफिकेशियस हैं। ठीक है, एफिकेशियस की बात किया जाए तो 100% एफिकेशियस हैं। ठीक है, तीनों को अगर हमने प्रॉपर डोज और टाइम रहते ही किसी को अगर एडमिनिस्टर कर दिया, चाहे प्री एक्सपोजर, उसे पता हो कि कुत्ता कल को काट सकता है उसको, या कुत्ते ने काट लिया है या किसी भी कैनाइन ने काट लिया है, तो उसके बाद वो लगवा सकता है, अगर प्रॉपर शेड्यूल उसने फॉलो किया है। तो दीज वैक्सीन आर 100% इफेक्टिव। इसके अलावा अभी आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं कि इन्हीं वैक्सीन से काम चल जाएगा। अगर बाइट काफी डीप होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी भी देनी होगी। यहाँ तो बॉडी में ये वैक्सीन आप लगाओगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, आप कहते हो एक्टिव इम्यूनिटी। अगर कुत्ते ने काट लिया और रेबीज का वायरस चला गया, तो जब तक ये वैक्सीन दोगे एंटीबॉडी बनेगी, तब तक तो वायरस फैल चुका होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर कैटेगरी 3 बाइट हो, मतलब बहुत डीप बाइट हो किसी एनिमल का, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्री फॉर्म देना चाहिए। मतलब हमारे पास कॉमर्शियली इम्यूनोग्लोबुलिन भी या एंटीबॉडीज भी अवेलेबल होती हैं, जो उस वायरस को उसी समय न्यूट्रलाइज कर देगा। लिख लेते हैं कैटेगरी, लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सपोजर कैटेगरी। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोजर कैटेगरी। एक्सपोजर कैटेगरी का मतलब, मान लीजिए कि आपकी डॉग बैट कैट से मुलाकात हुई है, तो WHO ने डिफाइन किया है कब आपको केवल वैक्सीन लेनी है, कब आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना है, मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन कब करना है और पैसिव इम्यूनाइजेशन कब करना है। तो मान लीजिए किसी को डॉग या कैट ने काट लिया है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का मतलब है कि इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके किसी पेट ने या स्ट्रीट डॉग ने आपको लिक कर लिया, लेकिन हाथ पे लिक किया, पैर पे लिक किया, वहां की स्किन इंटैक्ट है, ऐसा नहीं कि आपकी एब्रेडेड या इंजर्ड स्किन है, या ऐसा नहीं आपके किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसने लिक कर लिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट विद एनिमल, कॉन्टेक्ट टच कर लिया उसने आपको विद एनिमल, या लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, केवल टच कर लिया उसने, या उसने लिक कर लिया आपके इंटैक्ट हाथ पैर या कहीं पे भी। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब आपके लिप या ओरल कैविटी तक नहीं पहुंचा है वो, इसको हम लोग कहते हैं नो एक्सपोजर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो एक्सपोजर। एक तरह से कहा जाए तो लीक करने से या छूने से कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अनटिल वो बैट ना हो। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि कब लीक करने से भी होगा। ठीक है, अगर आपकी स्किन भी है वो इंटैक्ट इंजर्ड स्किन है, या मान लीजिए आपको घाव हो रखा है, ट्रॉमा हो रखा है, उसके ऊपर डॉग ने लीक कर दिया, तो ये आप कैटेगरी 1 में नहीं रखोगे। कैटेगरी 2 की बात किया जाए, कैटेगरी 2 की बात हो रही कि निबल्स ऑन एक्सपोज्ड स्किन, या माइनर बाइट या थोड़ा सा स्क्रैच कर लिया हो, आपको वहां लाल लाल महसूस हो रहा हो, रेडनेस आ गई हो, लेकिन ब्लीडिंग ना हुई हो। ठीक है, तो आप इसको कहते हो माइनर एक्सपोजर। लिख लीजिए निबल्स ऑन एक्सपोज्ड स्किन।
या इसके अलावा माइनर बाइट, काट लिया हो लेकिन खून ना आया हो। इसके अलावा स्क्रैच कर लिया हो, ऐसा नहीं कि केवल माउस से स्क्रैच विदाउट एनी ब्लीड। नाखून से भी अगर स्क्रैच कर लिया हो या टीथ से स्क्रैच कर लिया हो तो उसे निबलिंग कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, और ऐसा नहीं केवल डॉग ने टच किया है, डॉग ने स्क्रैच या निबल किया है, माइनर बाइट किया है कहने का मतलब, तो यहाँ पे भी क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आया है लेकिन एक तरह से स्किन को इरोड कर दिया है उसने, तो यहाँ पे भी जो वायरस होगा वो बॉडी में इनोकुलेट हो सकता है और रेबीज हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सपोजर। माइनर एक्सपोजर। यहाँ पे हमें केवल वैक्सीन देनी है, ओनली वैक्सीन इज गिवन, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना है। तो जब बाइट कर लिया उसके बाद दे रहे हो तो आप कहोगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, चलिए कैटेगरी 3 पे आइए, जो कि सबसे डेंजरस है, हम लोग इसको रेड से लिख देते हैं। कैटेगरी 3 का मतलब सीवियर एक्सपोजर हो गया है, मतलब ट्रांसडर्मल बाइट है या स्क्रैच है, मतलब उसने इतनी तेज स्क्रैच किया अपने पंजे से कि ब्लड आ गया, या बाइट किया तो भी ब्लड आ गया, या अगर उसने लिक कर लिया किसी ब्रोकन स्किन पे, या कांटेक्ट उसका आपके उसके सलाइवा का कांटेक्ट आपके किसी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गया, मतलब आपको उसने किस कर लिया तो भी डेंजरस है। लिख लीजिए, ट्रांसडर्मल बाइट मतलब डर्मिस के नीचे चला गया, ट्रांसडर्मल बाइट। इसके अलावा स्क्रैच, स्क्रैच या लिक्स ऑन ब्रोकन स्किन। ठीक है, स्क्रैच और आपका लिक्स ऑन ब्रोकन स्किन। हम लोगों ने ऊपर देखा था लीकिंग से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ब्रोकन स्किन है तो इसका मतलब उस वायरस को बॉडी में आपका जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था स्किन, उसके नीचे जाने में कोई तकलीफ नहीं है, और जैसे ही फ्री नर्व एंडिंग्स मिलेगी वहां पे वायरस जा सकता है। या कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय एनिमल सलाइवा, मुझे पता नहीं कि एनिमल को किस कौन करते होंगे लेकिन देख लेते हैं। कंटामिनेशन, इसका मतलब उसने आपके माउथ पे बाइट कर लिया। ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय एनिमल सलाइवा। ठीक है, तो अगर सलाइवा आपके माउथ तक या कहीं और पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन तक चला गया तो ये डेंजरस है। इसको हम लोग कहते हैं सीवियर एक्सपोजर। सीवियर एक्सपोजर। सीवियर एक्सपोजर की बात किया जाए तो एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस तो लोगे ही, लेकिन यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी देना पड़ेगा और पैसिव इम्यूनाइजेशन भी देना पड़ेगा। लिख लीजिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस तो देना ही है, वो तो केवल कैटेगरी 1 में नहीं देना है, एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो यहाँ पे अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की बात हुआ तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों देना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन आप लोग ये जो नॉर्मल वैक्सीन हमने 3 टाइप की पढ़ी है उससे कर सकते हो। एक्टिव इम्यूनाइजेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा वैक्सीन्स, है ना, तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब कि अब एंटीबॉडी जो बॉडी में बनानी थी वैक्सीन देके वो प्री फॉर्म दे दीजिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग उसको एंटीबॉडी दे देंगे या इम्यूनोग्लोब्यूलिन दे देंगे। लिख लीजिए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जहां तक ये बात थी हम लोगों ने 3 टाइप की वैक्सीन यहाँ पे देख लिया था, फिर से लिख लेते हैं, रेबी पुर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास था रेबी वैक्स और अभय रब। ठीक है, ये तीनों वैक्सीन अभी बताएंगे किस शेड्यूल में दोगे।
इसके अलावा अब यहाँ पे आपको प्री फॉर्म्ड इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। अगर ह्यूमन से डिराइव्ड है तो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, HRIG। आप कहते हो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी होगी वो उस वायरस को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कब देंगे? कैटेगरी 3 में देंगे। कितना देंगे इसको? 20 यूनिट पर केजी देंगे। पेशेंट का वेट कर लेंगे और 20 यूनिट पर केजी देंगे। कहाँ पे देंगे? जहां पे डॉग काटा होगा उसी के आसपास इन्फिल्ट्रेट कर देंगे इंट्रामस्कुलर वे में, ठीक है। लिख लीजिए डोज @20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, या 20 यूनिट पर केजी लिख लीजिए, 20 यूनिट पर केजी, ठीक है। इंट्रामस्कुलर अराउंड द वुंड, जहां पे घाव हो रखा है उसी के आसपास इसको इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये उस वायरस से मिले और वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो और वो वायरस न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके अलावा सेकेंड काम आप क्या करेंगे? एक और आपके पास है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, थोड़ी सी महंगी आती है, तो हम लोगों ने हॉर्स से भी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाई है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। लिख लीजिए, इक्वाइन हॉर्स को कहते हैं इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका नाम हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं ERIG, ठीक है। इसको हम लोग कितना देंगे? इसको उसको डबल डोज में देना पड़ेगा क्योंकि ये कम एफिकेसियस है, ठीक है। @40 यूनिट पर केजी, @40 यूनिट्स पर केजी। जैसे उसको वुंड के आसपास हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, वैसे इसको भी हम लोग वुंड के आसपास इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, बस डोज डबल होगा। जहां तक इन वैक्सीन की बात रही, इन वैक्सीन को आप कैसे लगाओगे? तो ये सारी वैक्सीन आपको अगर इंट्रामस्कुलर लगा रहे हो तो 0.5 ml दोगे, अगर इंट्राडर्मल लगा रहे हो मतलब डर्मिस के अंदर तो 0.1 ml दोगे। लिख लीजिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो हम लोगों ने कैटेगरी 3 में देख लिया कि ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, इसकी बात यहीं खत्म कर देते हैं। कैटेगरी 3 है तो हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन प्लस एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन का हो गया। एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए तो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन से हो जाएगा। अब अगर इसकी बात किया जाए एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन पे। तो जब भी हम लोग ये देंगे, चाहे कैटेगरी 2 हो चाहे कैटेगरी 3 हो, तो हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन तो देना ही है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब जो वैक्सीन हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कई शेड्यूल चलते हैं। इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, अगर मास में देना है कहीं पे, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाते हैं तो वो इंट्राडर्मल आपको इसलिए देंगे क्योंकि एक तो बजट का इशू है, दूसरा ज्यादातर लोग आते हैं तो 0.5 ml में 5 लोगों को लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलर, कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल, ठीक है। इसका मतलब है इंट्राडर्मल, जैसे हम लोगों ने BCG लगाया था, या इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर देंगे तो 0.5 ml देंगे, इंट्राडर्मल देंगे तो 0.1 ml देंगे, ठीक है। मतलब 1/5 ऑफ इंट्रामस्कुलर डोज, ठीक है। क्योंकि कुछ यहाँ पे मसल में वेस्ट हो जाती है वैक्सीन। इंट्राडर्मल थोड़ा लगाने में टफ होता है, केवल स्पेशलाइज्ड लोग लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो कोई भी लगा सकता है। प्लस ये देखा जाएगा तो यहाँ पे वैक्सीन को हम लोग वेस्ट कम कर रहे हैं, इंट्राडर्मल में कम वैक्सीन से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज कर दे रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जहाँ पे ज्यादा ये एनिमल बाइट के केसेस आते हैं, वहाँ इंट्राडर्मल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2 रूट हो गए।
तो यहाँ पे कुछ शेड्यूल चलते हैं, या एक WHO ने स्टैंडर्ड शेड्यूल दिया है कि मान लीजिए किसी को अगर कैनाइन या रैबिट एनिमल ने काट लिया है तो उसको कहते हैं WHO स्टैंडर्ड शेड्यूल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। लिख लेते हैं। पहला है WHO स्टैंडर्ड शेड्यूल। स्टैंडर्ड शेड्यूल या इसी को हम लोग कहते हैं SN शेड्यूल। SN शेड्यूल। ठीक है, तो SN शेड्यूल की बात किया जाए कि जिस दिन डॉग ने बाइट किया है उसको हम लोग कहते हैं 0 डे। तो 0, 3, 7, 14 और 30। ठीक है, लिख लेते हैं। शेड्यूल क्या हो गया इसका। इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो 0.5 लगाएंगे, इंट्राडर्मल लगाएंगे तो 0.1 लगाएंगे, वो बात हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 0, 3, 7, 14 और 30 डेज। तो कुल मिला के देखा गया तो यहाँ पे 30 डेज में हमने पूरा यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन अगर वो इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ओल्ड है, या बहुत माल नरिश्ड कुपोषित है, तो ऐसे इंसान को एक 90th डे पे एक डोज और लगाओगे। देखिए, एन एक्स्ट्रा डोज एट 90th डे should be given to इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने देख लिया है कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कोई एड्स का पेशेंट हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या माल नरिश्ड कुपोषित पर्सन। ठीक है, तो ये आपके रेबीज वैक्सीन का एक जो सबसे कॉमन शेड्यूल फॉलो होता है वो है जिसको हम लोग WHO का स्टैंडर्ड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा है एक और शेड्यूल है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो 0 डोज वाला है और 7 डे वाला है और 14 डे वाला है। यहाँ पे हम लोग 2-2 डोज देके खत्म कर देते हैं। लिख लीजिए, एक और शेड्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं जैग्रेव शेड्यूल। ये भी इंडिया में फॉलो होता है। जैग्रेव शेड्यूल में क्या है कि जो डोज हम लोग इतनी बार 6 डोज में दे रहे थे वही आप 3 डोज में दे दीजिए। ठीक है, 0 पे 2 डोज दे दीजिए, 7 पे 2 डोज दे दीजिए और 14 पे 2 डोज दे दीजिए। तो इससे कहा जाता है कि अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, 2 डोजेस ऑन 0, 7 एंड 14th डे। कुछ स्टडीज कहती हैं कि यहाँ पे इसकी वजह से जो आपका इम्यून रेस्पॉन्स होता है जल्दी आ जाता है। फॉर अर्ली इम्यून रेस्पॉन्स मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन। लेकिन ये सब अभी आए हैं, जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है वो ये स्टैंडर्ड शेड्यूल ही फॉलो होता है। इसके अलावा आप लोग एक चीज और देख लीजिए कि मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है, वहां उसको पता है, मान लो कोई सफारी जा रहा है या कहीं जंगल की सैर करने जा रहा है, या शिकार करने जा रहा है, या हो सकता है एनिमल का डॉक्टर है, मतलब वेटनेरियन हो, वेटनरी डॉक्टर हो, तो उसको प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी दिया जा सकता है कि कल को कभी न कभी उसको बाइट मिल ही जाएगी। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की बात किया जाए तो कुछ आपके वेटरनरी डॉक्टर्स को लगा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वर्कर्स को लगा सकते हैं, कुछ लोग डॉग हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत डॉग फ्रेंडली होते हैं, उनको लगाया जा सकता है। यहाँ पे हमें इंट्रामस्कुलर लगाना है और 3 डोज लगानी है। ठीक है, लिख लेते हैं, इन वेटरनरी डॉक्टर्स या वाइल्ड लाइफ वर्कर्स, यहाँ पे हम लोग इनको देंगे। और जो रूट होगा वो इंट्रामस्कुलर होगा और जो शेड्यूल होगा वो होगा 0, 7, यहाँ पे 21 या 28। ठीक है, दोनों सही है। कहीं कहीं 21 फॉलो होता है, कहीं कहीं 28 होता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी ने
प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले रखा हो या पोस्ट ले रखा हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, उसके बाद आप एक बूस्टर भी लोगे। इतना हो जाने के बाद बूस्टर एट 1 ईयर एंड 5 years, बूस्टर एट 1 ईयर एंड 5 years, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 डोज है, लेकिन इमीडिएट जो डोज होते हैं वो आपके इतने हैं। एक चीज और है कि मान लीजिए किसी को वैक्सीन पूरी लग चुकी हो, जैसे 5 डोजेस हमने ऊपर पढ़ा था, या प्री एक्सपोजर की लग गई है, तो उसको आगे चल के अगर फिर से डॉग बाइट करता है तो केवल 2 ही डोज लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन री एक्सपोजर ओनली 2 doses आर रिक्वायर्ड। चाहे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले लिया हो, चाहे पोस्ट एक्सपोजर ले लिया हो, तो जब उसको फिर से डॉग बाइट करेगा तो केवल 2 डोज चाहिए, एट 0 and 3 days। आइए एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक फिर से देख लेते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सोसाइटी में भी आपको गाइड करना चाहिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो। और मैं आपको वैक्सीन भी दिखा देता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये आपकी वैक्सीन है, ये राबीपुर है, ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था। ये अभय रब है, हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप वैक्सीन की बात किया था, और ये रेबी वैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 डोज के फॉर्म में भी आते हैं, मल्टीपल डोज के फॉर्म में भी आते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं तो वो मल्टीपल डोज वाला यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो 0.1 ml लगाना है, वैसे ही मल्टीपल हो जाएगा, प्लस वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन आती है, ठीक है। तो अब एक बार आप जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है रेबीज वायरस के, रेबीज वैक्सीन के बारे में। पहले बात तो ये 100% फेटल डिसीज है, बट इट इज 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल एज वेल। और यहाँ पे देख लिया, ये डिसीज कैनाइन से भी हो सकती है, कुछ नॉन कैनाइन से भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि आजकल हम लोग मॉडर्न टिश्यू कल्चर वैक्सीन का यूज करते हैं, जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि ये कल्चर कहाँ कराया था उसके बेसिस पे 3 टाइप के, रैबीपुर में चिक मतलब hen के बच्चे की सेल में हमने कल्चर कराया और इसको एटेन्युएट कर दिया। दूसरा रेबीवैक्स से या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में इसका कल्चर कराया लैब में। तीसरा अभय रब है, जिसमें वीरो सेल का यूज किया, जो कि सबसे कॉमन सेल यूज होती है वैक्सीन प्रोडक्शन में। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 आप लोग समझ चुके हैं। 1 का मतलब है नो एक्सपोजर, कुछ नहीं करना है। 2 है ब्लड नहीं आया, उसने चाहे खरोच लिया हो चाहे काट लिया हो, तो हम कहेंगे माइनर एक्सपोजर है। आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इन फॉर्म ऑफ केवल वैक्सीन देनी है, मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है। जब तक वो वायरस ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक आपके पास एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन अगर कैटेगरी 3 बाइट है, मतलब ब्लड आ गया है या स्किन के नीचे तक उसके दांत पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ पे सीवियर एक्सपोजर में इसको कैटेगराइज करोगे WHO के अकॉर्डिंग, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस 2 फॉर्म में दोगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन आपने देख ली है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में मतलब एंटीबॉडी देंगे या इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। तो यहाँ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ह्यूमन डिराइव्ड होगा तो 20 यूनिट पर केजी से जहाँ पे बाइट हुआ होगा उसके आसपास इन्फिल्ट्रेट कर देंगे सिरिंज लेके। अगर हॉर्स डिराइव्ड है तो 40 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर कैटेगरी 2-3 है तो पैसिव तो आपको देना ही है। जो शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं वो WHO का स्टैंडर्ड शेड्यूल है, 0, 3, 7, 14, 30 डेज। कुछ केसेस में अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो हम लोग 90th डे पे देते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आपको पता है, आज नहीं तो कल काट लेगा डॉग, 0, 7, 21 पे, लेकिन यहाँ पे इंट्रामस्कुलर ही देना है। और सिर्फ बूस्टर 1 and 5 ईयर पे। किसी को कभी डॉग काट लिया है और उसने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लिया है, या उसने पहले से ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले रखा है, उसको दोबारा डॉग काट लिया, तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ होगा ही नहीं। दोबारा काट लिया है तो आपको उसको 0 और 3 की 2 डोज देनी होगी। तीनों वैक्सीन आपने देख लिया है, रेबीवैक्स, अभयरब एंड रेबीपोर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रेबीज। आप